हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है ना, उसके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज नेक्स्ट पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये फाइनल पार्ट होगा जिसमें पूरा सैम्पल पेपर आपको करवा दिया जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का मैटर इसमें करता नहीं है। कुछ जो शब्द होते हैं जो थोड़े बहुत अलग होते हैं वो मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आज जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चन जो है जहाँ तक मैंने करा दिया उससे आगे से करवा रहा हूँ। यहाँ से करेंगे हम क्वेश्चन जो है ये दीपावली के अवसर पर, ठीक है ना। देखिए, इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले। ये कह रहा है ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, दिवाली का ओकेशन है। सुधा जो है ना वो ऑफर कर रही है डिस्काउंट 20% का हर आइटम पर जो भी उसकी शॉप में है, फिर भी वो 14% प्रॉफिट कमा लेती है। तो ये कह रहा है बताओ, अगर एक वस्तु जिसका मार्केट प्राइस 350 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही आप इंग्लिश में यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ना, आप हिंदी में देखो। ये कह रहा है दीपावली के अवसर पर सुधा अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर भी उसे 14% का लाभ होता है। और दुकान पर अंकित मूल्य अगर 350 वाली वस्तु है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य उसका कितने का होगा। तो देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल शांत मन से सोचिएगा कि देखिए उसे 20% का जो है ना डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो डिस्काउंट किस पे देगी, जो रेट उस वस्तु पे लिखा होगा। रेट कितना लिखा है, 350 लिखा है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। तो मार्केट प्राइस कितना लिखा है, मार्केट प्राइस कितना लिखा है, 350। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंकित मूल्य लिखा हुआ है तो हम अंकित मूल्य लिख देते हैं। तो अंकित मूल्य ये है 350 रुपये। तो डियर उसने डिस्काउंट कितना दिया है, तो यहाँ पर डिस्काउंट लिखा है तो डिस्काउंट लिख देंगे, बट्टा लिखा है तो बट्टा लिख देंगे, छूट लिखा है तो छूट लिख देंगे, छूट लिख देंगे। छूट कितनी है, 20% दे रखी है। तो इंग्लिश में लिखेंगे 20% ऑफ 350 या 350 का 20%। सीधा नहीं तो सॉल्व कर देते हैं, 20/100 कि कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी, 70 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। तो वो सेलिंग प्राइस कितने का उसका, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितने का। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। विक्रय मूल्य कितना का उसका, आप यहाँ पे कितना का निकाल दोगे, 350 में से 70 रुपये घटा के वो बेच देती है, 280 रुपये का बेच देती है। यही तो कर रही है वो मार्केट प्राइस दुनिया को ये पता था 350 का, और डिस्काउंट वो 70 रुपये देती है, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा के वो 280 रुपये का सामान बेच देती है। तो वो कह रहे हैं कि वो फिर भी 14% उसने कमा लिया। तो हमें ये नहीं पता ना किस वस्तु पे उसने कमा लिया, है ना। और उस वस्तु का रेट कितना था ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे लेट मान लेंगे, लेट मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना था। जिस वस्तु को उसने बेचा ना 280 पे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो माना क्रय मूल्य। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी जो भी आपके लैंग्वेज में जिसमें आपने एग्जाम देना उसमें से एक में लिखना, ठीक है। माना क्रय मूल्य कितने का है, एक्स मान लिया। तो इस पर कितना प्रॉफिट कमाया उसने, उसने प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया है एक्स मल्टीप्लाई कितना, 14%। यानी कि कितना हो गया, 14x/100। अब एक बात बताओ, एक बार बताओ कि जो उसने सेलिंग प्राइस वो निकालेगी, वो कैसे निकालेगी, कितने का बेचेगी, उसे कितने का बेचना है। उसे 14% प्रॉफिट कमाना, तो जितने रुपए का ये होगा उसमें इसको जोड़ देगी ना, x + 14x/100 कर देगी ना। इसका एल्सियम ले लो, 100 एकम 100, 14 एकम 14, 100। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो 114x/100। देखो आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने 350 में से 70 घटा दिए तो वो 280 का बेच रही है ना। और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है तो एक्स है ना। तो इसमें प्रॉफिट जोड़ेगी, वो इतने का बेचेगी। तो अब उसको ज्यादा करके फिर कम करना है, तो वो इसमें 70 रुपये जोड़ेगी, तो वापस 350 बन जाएगा ना। सुन रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में से डिस्काउंट घटाएंगे जो सेलिंग प्राइस आएगा, और जो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे जो सेलिंग प्राइस आएगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज इसके बराबर हो गई। वैसे वो पता क्या कर रही है, नॉर्मली सुन लो ध्यान से, वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है, कोई वस्तु जितने रुपए की होगी ना उसमें से पहले प्रॉफिट जोड़ लेगी,
और प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसमें कितना लोगों को छूट देनी है उतने रुपये और जोड़ लेगी, यानी कि 70 रुपये और जोड़ लेगी तो 350 का वो बेचेगी। ठीक है, पर हमें यहाँ पर इसने कॉस्ट बेस निकालने के लिए बोला, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉस्ट बेस निकालने का बोलेगा तो आपको मार्केट प्राइस में डिस्काउंट घटा के लिख लेना है और कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के लिख लेना है। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, या लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को बराबर में लिख लो। 114 x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 280। अब जो क्वेश्चन टीचर बना रहे थे ना वो तो यही सोच रहे थे कि इजीली कट जाएगा 14 के हिसाब से, लेकिन उन्होंने इसको पूरा सा जस्टिफाई नहीं किया होगा, इसलिए पॉइंट में क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ये 114 ऊपर है नीचे चला जाएगा, 100 नीचे ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटो, जो आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और वही हमारी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल लिख देंगे, थिंग्स लिखा है तो थिंग्स लिख देंगे, आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 114 से डिवाइड कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 245.61 आएगा। तो हम और करके लिख देंगे कि भाई लगभग कितने रुपए, 246 रुपये जो है कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, ये आंसर है। तो हमने बॉक्स में लिख दिया आंसर। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे 246। ठीक है, ये आप ये भी लाइन डाल देना अंडरलाइन कि हमने इसको अप्रोक्सीमेट में ले लिया। क्लियर हो गया वाला सवाल। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग समय पर एक कार द्वारा तय की गई दूरी दे रखी है और इंग्लिश में देख सकते हैं इसने बोला है आपको ग्राफ बनाना है। तो आपके सिलेबस में जो ग्राफ है लीनियर ग्राफ, आप इसे वही ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो देखो मैं ग्राफ में नहीं बना रहा और शीट पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी शीट पर अगर ग्राफ अवेलेबल हो तो बना सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा ग्राफ पे बनाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और फिर हमें इस तरीके से इसे बना लेना है। तो आपको ये देखना है कि ये 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, हमेशा ये एक लाइन वाइज होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक तरह टेबल से होना चाहिए। तो ये एक का टेबल चल रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा 0 लिखना है। तो यहाँ हमने लिख लिया 9, तो यहाँ पे हमने ये ऐसा लाइन डाल दी। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 7 8 9 ये हमने छोटे कर दिया। फिर इसका गैप जितना यहाँ लिया उतना बराबर लेना, 10, फिर ये 11, फिर 12, फिर 1। ठीक है, जो आपके ग्राफ में होता है ना 1 1 सेंटीमीटर, वही वाला ले लेना। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम है, तो हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया। अब देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे समय। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना है, 275। देखो मैंने तो अप्रोक्सीमेट यहीं से देखकर पता लगा लेता कि कितना लंबा मुझे जाना है। तो ये नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करो, आप नीचे से स्टार्ट कर लेना ताकि ऊपर जगह बच जाए। ठीक है, लेकिन अगर नीचे बचे तो बेकार है, समझ आए, क्योंकि फिर आपको मिटो के दोबारा करना पड़ेगा और पेंसिल का इस्तेमाल करना। ये 275 है, तो कितने का पहाड़ा ले लूँ, देखो 50 से लेकर 275 है, तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो बिल्कुल ना गैप बराबर होना चाहिए, अगर हल्का सा भी गैप ज़्यादा या कम हो गया तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 25 का गैप ले लिया, 25 का टेबल ले लिया। ठीक है, हमेशा टेबल लेना है, क्या लेना है, टेबल लेना है। ठीक है, अगर आपने टेबल नहीं लिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, ये हमने टेबल लेके पूरा यहाँ बना दिया। ठीक है, 25 50 75 100 125 150, फिर 175 200 100 200 250 275 और 300। उसके बाद अब हमने बना लिया, तो 9 पे कितना है, 50 है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल लिखा है तो ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मुझे पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेता है।
और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 9 पर 50 है, 9 पर 50 एक पॉइंट डाल दिया। फिर 10 पर कितना है, 150, 10 पर 150 सीधा यहाँ चले गए। ठीक है, उसके बाद 11 पे 200 है, 11 पे कितना डालना है, 200, और 12 पे कितना डालना है, 250, फिर एक पे कितना डालना है, 275। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे बना दिया, लीनियर नहीं बना बस, लेकिन ग्राफ जैसा बना हमने बनाया। तो ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्लियर होगा। बस इसने इतने बोला था ड्रॉ ग्राफ, इसलिए यहाँ पे इसलिए लीनियर वर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि इसे पता था कि स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है ना, इसलिए इसने लीनियर वर्ड नहीं लिखा था। तो कोई बात नहीं, हमारा पूरा हो गया, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 13 कराया। ठीक है, अभी कह रहे जिस बच्चे को अगर ये नहीं करना तो वो नीचे वाला कर सकता, पर हमें तो सारे समझाने हैं ना आपको। तो ये कह रहे इस ग्राफ को देखो और नीचे प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला बोला ड्यूरिंग विच कंसेक्यूटिव ईयर द इक्वल नंबर ऑफ एलिफेंट्स वर काउंटेड। ये कह रहा है कि कब थे जब बराबर हाथियों की गणना की गई। ये देखो, आप देखो यहाँ पर बराबर है, तो 2011 और 12 में, 2011 और 12 में, क्योंकि देखो यहाँ पर बोले ड्यूरिंग विच कंसेक्यूटिव ईयर पूछ रहा है, कंसेक्यूटिव ईयर पूछ रहा है, तो आंसर क्या लिख देंगे इसका। देखो मैं तो शीट पे कर रहा हूँ, ग्राफ पे तो कर नहीं रहा, तो इसलिए और का मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ ना। तो पहले का आंसर क्या, 2011 एंड 2012 दोनों में जो है बराबर है एलिमेंट, देख लो। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ईयर 2013 एंड 2014। तो सेकंड लिखेंगे, रेशियो निकालना है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना, हिंदी में भी आप देखो। या 2013 में हाथियों की संख्या का 2014 में हाथियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो 2013 में कितने हाथी हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो कितने 2013 में, ये देखो 2013 में कितने हैं, कितने हाथी, देखो अब यहाँ पर इसने 200 लिख दिया, फिर सीधा यहाँ पे 240 लिख दिया। तो हमें खुद पता लगाना पड़ेगा, तो हम 0 लिखेंगे, या 100, 200, ठीक है, 200, उसके बाद यहाँ पे मानेंगे 300, ये 400, ये 500। ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर ये 240 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इंग्लिश हिंदी में भी देख लेते हैं। हाँ, लिखा तो इसने 240 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसे 240 मानते हैं और इसको 200 मानते हैं, तो बीच का गैप कितना हो गया, 10 10 का, 10 20 30 40। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहाँ पे हम 10 10 का गैप लेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम जीरो यहाँ से स्टार्ट करें, ये भाई हम बोले कि भाई ये 0 है, ये 100 हो गया, 200 हो गया, तो पर यहाँ पे 240 लिखा है ना इन्होंने, हाँ या ना। तो फिर हम इसको 100 में कैसे मान लें, हाँ या ना। तो अगर ऐसा कभी केस आता है, क्योंकि नीचे तो इसने मेंशन नहीं किया, क्योंकि नीचे जीजेक भी ले सकता है, जैसे यहाँ पे सीधे 2009 ले लिया, अब तो 2001 2004 का अंदर अंदर चलेगा ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, देख लो, मैं जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि समझ ही नहीं आया तो बच्चों को क्या बेनिफिट। तो आप ये जो मैंने लिखा है ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना। समझा के तो आप समझ गए ना, ये 200 है तो ये क्या है, 210 220 230, तभी 240, 10 का पढ़ा लिया इन्होंने, किसका पढ़ा लिया, 10 का पढ़ा लिया। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, रेशियो निकालनी है। तो 2013 में पूछ रहा है, तो 2013 में, ये 2013 ये रहा, तो ये कितना है, तो 210 220 230। तो 2013 में कितने हैं, 230 है, कितनी है, 200। और उसके बाद क्या पूछा था, 2014 में, 2014 में कितने हाथी हैं, 2014 ये रहा, 200, कितने हैं, 200, तो बटे में 200 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, तो रेशियो कितनी आ गई, 23:20 आ गई। आपको इसे पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से अब 8वीं क्लास के बच्चों इतना ही आंसर सही है। फिर ये कह रहा है गिने गए हाथियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर पता लगाइए। तो बताओ सबसे अधिकतम कितने, सबसे कम कितने हैं। देखो अधिकतम कितने हाथी हैं, ये देखो अधिकतम कितने, 230, और सबसे कम कितने, 190। ठीक है ना। तो आप
को अंतर पता लगाना है, तो 230 में से 190 घटा देंगे तो 40 आ जाए। क्लियर हो गया? यहाँ डिफरेंस लिख देंगे, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पता लगाना। ठीक है, समझ में आ गई? अगर ये 240 दिया ना लिखा होता तो हम ये मान के चलते कि 100 का पहाड़ा है। ठीक है, हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता जहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीजें हो। एग्जाम्पल पर तो इन्होंने यहाँ दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए सेक्शन ई पर। देखिए केस स्टडी है, 14 से 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, तो 14 क्वेश्चन देखिए फटाफट। 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कह रहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको यहाँ बोला गया है कि जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है उसका आपको बीजीय व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो जब स्क्वायर का एरिया बोल रहा है तो आपको स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का फॉर्मूला, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें साइड कितनी दे रखी है? ये रही। तो 2a-3x+b मल्टीप्लाई 2a-3x+b। तो इस तरीके से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? यहाँ एक को लगा लेते हैं। तो 2a को पहले सबसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, और ए कितना हो गया? ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको इससे करो, 2 3 जा 6। ठीक है, ए एक्स। ध्यान से समझना, इसको इससे करा, ये आ गया, इसको अब इससे कर रहे हैं। तो जो काउंटिंग नंबर है ना, जो नंबर है कांस्टेंट संख्या, उसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स को इकट्ठा लिख लिया, प्लस माइनस माइनस लगा दी। अब 2a को इससे करो, तो 2ab आ गया। फिर -3x को इससे करो, -3 2 जा 6, ए एक्स आ गया। फिर इसको इससे करो, देखो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। एक्स के ऊपर एक है तो एक्स 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 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 लिखा, यहाँ बी एक्स आ गया। ठीक है, फिर बी को इससे करो, देखो इसको तीनों से करा, अब इसको तीनों से करो, बी को इससे करो, प्लस 2ab। अब बी को इससे करो, प्लस माइनस माइनस होता है, बी को इससे 3 से करा, बी क्या होगा? 3bx। अब बी को इससे मल्टीप्लाई करो, ये होगा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोला था वही लिख दो। सबसे पहले स्क्वायर वन लिख लो, ये स्क्वायर है, फिर ढूंढो स्क्वायर कौन सा, ये रहा, फिर स्क्वायर कौन सा, ये रहा, लिख लिया। अब उसके बाद देखो इसके जैसे ढूंढो, -6ax कौन सा है, ये रहा, दोनों सेम ही आ गए, आया ना? तो 6 और 6 कितने हो गए? 12, -12ax। अब ये ए बी वाले ढूंढो, ये प्लस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, कितने हो गए? 4ab हो। ठीक है, टिक करते रहना ताकि कंफ्यूजन हो। -6 हो गया, ये भी हो गया, ये रहा माइनस का, ये दोनों सेम है, तो -6bx आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं चाहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगा सकता था, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं था तो मैंने नहीं लगाया, सिंपल मल्टीप्लाई आपको सिखा दी और आंसर आ गया। अब उसके लिए बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, हिंदी में आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर निकालना है। तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया कि स्टडी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट देखो, क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। देखो ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, जिसको आता है ना वो स्पीड बढ़ा के देख लेगा या जैसे उसको ठीक लगे। मैं तो अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों का डिफरेंस पता लगाना है। पहले लेंथ लिखा तो पहले लेंथ लिख लो, a+3b, माइनस लिखा, फिर क्या? x-1, x-1 लिखा।
अब a प्लस 3b, ये माइनस है ना, ये लिख लिया, प्लस का x माइनस का हो गया, माइनस का 1 जाके प्लस का हो गया। अब a कहाँ है, कोई भी a नहीं है, देख लो मैंने माइनस बाहर लिखा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, ये याद रखना। a का a आ गया, 3b का 3b आ गया, x का x आ गया, 1 का 1। आपको सर आपने सेम उतार दिया क्योंकि कोई कट रहा या जुड़ रहा नहीं, यही आंसर था बस। बस माइनस का कमाल टीचर देखना चाहता था कि बच्चे को माइनस का यूज करना आता है या नहीं, क्योंकि देखो ये पेपर किस लिए होते हैं, आपको एनालाइज करने के लिए होते हैं कि आपकी पकड़ कितनी है। ठीक है, थर्ड पे आ जाए, देखो ये कह रहा है साइड स्क्वायर की निकालो, अगर ए बी और सी एक्स तीनों की वैल्यू दे रही तो साइड पता लगाओ। साइड ये लिखिए, देखो साइड हिंदी में देख सकते हो डियर, ठीक है, भुजा पता लगानी है। साइड पहले लिख लो कितनी है, ये लिखी 2a माइनस 3x प्लस b, ठीक है। तो a कितना है 5, b कितना 1 और x कितना 3, ठीक है ना, ये लिख। अब पुट कर दो, पुट करना टीचर चेक कर रहे हैं आपके। 2a कितना है 5, 3b कितना है 1, ओ सॉरी x कितना है 3, b कितना है 1, ठीक है ना। देखो a की जगह a की वैल्यू लिख दी, x की जगह x की, देखो जानबूझ के ना इन्होंने आगे पीछे लिखा, और मैं अगर ये पुट कर देता तो मेरा तो गलत हो जाता। x की जगह x की वैल्यू पुट करनी, चाहे वो कहीं भी दी हो, और b की जगह b की वैल्यू पुट करनी, ठीक है ना। अब 2 5 जा 10 हो गया, मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9 हो गया, 1 हो गया, तो 10 और 1 कितना हो गया 11 माइनस 9, तो 11 में से 9 का कितना हो गया 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये यूनिट कौन सी है इसलिए मेंशन नहीं की गई, तो हम 2 यूनिट लिख देंगे यहाँ पे, हल्का सा यूनिट लिख देंगे, इकाई, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये निकालो तो ये कर दो, कह रहे एरिया रेक्टेंगल का निकालो, अगर 5 1 और 3 है तो भाई पहले हमें लेंथ और ब्रेथ पता होगी तभी तो हम निकालेंगे एरिया। तो और वाला क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, तो पहले लेंथ निकालो, लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई कितनी है a प्लस 3b, a कितना है, a कितना है 5 प्लस b कितना है 1, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। अब चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें x माइनस 1, x कितना है, x कितना है यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 16, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से मैंने वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस 15वें क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ये भी केस स्टडी है, तो केस स्टडी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलवा सकती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको हिंदी में यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ये कह रहा है क्रॉस कंट्री एक दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है, तो आपको अलग अलग जगह से भगाया जा रहा है, तो टोटल ऑफ 11 किलोमीटर आप भागते हो, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाग रहे हो, ऐसे भी इंग्लिश में पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, देख लो आप कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ भाग रहे हो, कैसे कैसे भाग रहे हो, टोटल 11 किलोमीटर टोटल कर सकते हो आप। तो ये कह रहा है अब आपको निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने, पहले कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल, यहाँ देखो ये रहा, अब देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द हिल क्लाइंबिंग। तो ये कह रहा है कि आपने ना पहाड़ी पर कितना हिस्सा चढ़ा, तो मतलब कुल का तो पहाड़ी कितनी है 2, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डियर, आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखो आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आप 15 बार डाल दीजिएगा, नंबर 1 लिख लीजिएगा, क्या बोला कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी पर चढ़ना है, तो पहाड़ी पर चढ़ना कितना 2, तो टोटल नीचे आ जाएगा, आंसर आ गया, बस मुश्किल था कोई। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड बोला है किस प्रतियोगिता की दूरी मिट्टी दौड़ के समान है, देखो कहाँ कहाँ मिट्टी मिट्टी वाली कहाँ है, ये मिट्टी एक, तो किसके बराबर है जल निकायों को पार करना,
ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, यहाँ देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा ना, तो ये देखो, ठीक है। मिट्टी दौड़ किसके बराबर है, जल निकायों के पार कराने के बराबर, यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मड रन बराबर है क्लोजिंग वाटर बॉडीज की, ये सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। तो अभी लिख लोगे ना, ठीक है। तो मिट्टी दौड़ किसके बराबर है, जल निकायों को पार कराने के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे जल निकायों को पार करना, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। मैंने कहा इतना करा है तो थोड़ा मैं भी लिख लेता हूँ ना भाई। चलो, उसके कह रहा है कुल दूरी का कितना भाग पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई दूरी है। तो देखो पक्की और कच्ची को जोड़ लो, पक्की और कच्ची को जोड़ लो, किसकी बात कर रहा है, सड़कों की, सड़कों को जोड़ लो। तो कितना, 3 2 5, तो कितना आ गया, 5/11। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, पाउडर अनपाउडर दोनों रोड की बात की। अभी कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये वाला कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाले में क्या कह रहा है, जंगल में दौड़ना, जल निकायों को पार करना और मिट्टी दौड़ कुल दूरी का कितना भाग है। तो देखो, जंगल में दौड़ना गिनो, ये रहा 2, जल निकायों में 1, और मिट्टी दौड़ 1, तो 2 3 और 1 4 हो गया, है ना। तो जंगल, मिट्टी और जल बोल रहा है, ठीक है ना। जंगल, जल और मिट्टी तीनों को बोल रहा है, और बोल रहा है कितना भाग होगा। तो कितना होगा, 2 3 4, 4/11 आ गया। अगर और वाला करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4/11। ठीक है, देखो केस स्टडी कितनी आसान थी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। तो डियर 16 क्वेश्चन ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या रहा है कि जल बोर्ड है, वो 200 घरों वाली एक कॉलोनी में 1,08,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है। देखो इन्होंने ना कोमा गलत डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने जैसे भी डाला हम वही पढ़ेंगे, 1,08,000 लीटर, ठीक है ना। तो 200 टोटल घर है, इतना पानी है। सोमवार को कॉलोनी के 120 घरों में पानी की आपूर्ति की गई, जबकि शनिवार को केवल 1,00,000 लीटर पानी की आपूर्ति के लिए उपलब्ध था। देखो, सोमवार में केवल 120 घरों में पानी पहुंचाया गया है, और शनिवार को केवल 1,00,000 लीटर पानी दिया गया है। तो यहाँ पे कितने घरों को पानी मिला होगा, अभी निकाल लेंगे। अब जानबूझ के इसने कंफ्यूजन करने वाला दिया है, और कह रहा है कि जो जल बोर्ड है वो 200 घरों के लिए पानी देता है, तो एक घर के लिए कितना पानी निकलेगा ये भी हम निकाल लेंगे, अभी निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर प्रत्येक घर को मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच किस प्रकार का अनुपात है, और प्रत्येक घर को कितने लीटर पानी मिला, और सोमवार को कितने लीटर पानी की आपूर्ति की गई, शनिवार को कितने घरों को पानी मिला। वही चीज है जो हम सोच रहे थे, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, समझ में मुझे लगता है इंग्लिश वालों को भी आ गया होगा कि टोटल जो है 200 जो है वो हाउसेज हैं, और इन लोगों को जो पानी प्रोवाइड किया जाता है वो आप देख सकते हैं कि टोटल पानी इनके पास है 1,08,000 लीटर पानी है। और जो है यहाँ पर बोल रहा है कि सैटरडे वाले दिन तो केवल जो है ना 1,00,000 लीटर पानी दिया गया, और मंडे वाले दिन केवल 120 घरों को पानी मिला, बाकी घरों को पानी नहीं मिला। अब ये कह रहा है इसके बेस पर आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आप इसी तरीके से कर लेंगे, और हम बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझाएंगे। तो ये कह रहा है पहले तो आपको प्रोपोर्शन पता लगाना है कि पानी हर घर को कितना मिल रहा है और कितने घर हैं। तो हर घर को कितना पानी मिल रहा है, तो देखो नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 200, है ना। हाँ या ना, हिंदी में क्या लिखोगे, घरों की संख्या, घरों की संख्या कितनी है, 200। ठीक है, और टोटल कितनी पानी उपलब्ध है, 1,08,000 लीटर। ठीक है, कुल पानी की आपूर्ति, टोटल अवेलेबल वाटर कितना, 1,08,000 लीटर। ठीक है, तो हर घर कितना गेट करेगा यही तो पता लगाना है। तो इसने जो बोला है उसी के हिसाब से यहां से देख के लिख दो। तो ईच हाउस गेट वाटर, ठीक है, या अमाउंट ऑफ वाटर द ईच हाउस वुड गेट। तो मैंने लिख दिया प्रत्येक घर द्वारा प्राप्त जल राशि की मात्रा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, आप 1,08,000 को डिवाइड कर देंगे 200 से, 2 जीरो कट गई, ठीक है। उसके बाद इसे काटो, 2 5 जो 10, 2 4 जो 8, 0।
तो 540 लीटर पानी हर घर को मिलेगा, ठीक है, रोज 540। समझ में आ गया? तो अब इसने पूछा क्या है, इसने पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो इसने पूछा है फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, या प्रोपोर्शन निकालो। बात एक है, अमाउंट ऑफ वाटर जो हर घर को मिल रहा है और नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 540 और घर कितने हैं 200, ये पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, तो आप इसे 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये 27:10 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिड ईच हाउस गेट। तो ये हमने शुरू में निकाल लिया था, है ना। तो ईच हाउस वुड गेट वाटर इज इक्वल टू 540 लीटर। प्रत्येक घर द्वारा प्राप्त जल। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वाटर इज सप्लाइड ऑन मंडे, ठीक है। तो आप लिखोगे वाटर सप्लाइड ऑन मंडे, सोमवार को आपूर्ति किया जाने वाला जल। तो भाई कितना मिलेगा सोमवार को पानी, तो भाई कितना है सोमवार को, आप देखो 120 घरों को पानी दिया गया खाली, सोमवार को 120 घरों को तो दिया गया, तो 120 और एक घर को कितना पानी मिलता है 540 मिलता है, तो 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद अभी मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ, पहले नीचे वाला और लिख दूँ, जैसे तो बच्चा अगर करना चाहे तो वो कर सकता है ना। तो देखो, ये देखो अब अगले वाले में क्या पूछा था, अरे यार ये इधर देख रहे हैं, शनिवार को कितने घरों को पानी मिलेगा। तो शनिवार को कितने घरों में पानी मिलेगा, तो यहाँ पर देखो कितना है 1 लाख लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी है, तो एक घर को कितना मिलता है 540, तो 540 से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ लिखेंगे शनिवार को प्रत्येक घर को मिलने वाला जल, प्रत्येक घर को मिलने वाला जल, तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, हर घर को कितना मिल रहा है पानी, हर घर को मिल रहा है 540 लीटर, तो 540 से डिवाइड कर देंगे। अगर खाली 1 लाख पानी उपलब्ध हुआ है तो 540 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं दोनों का आंसर फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हाउसेस गेट वाटर ऑन सैटरडे, ठीक है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हाउसेस गेट वाटर ऑन सैटरडे। तो इसका आंसर आ जाएगा 185.18 आएगा। एक घर को तो पूरा दे नहीं पाएगा, तो 185, ठीक है, हाउसेस ले लेंगे, ठीक है ना। और इस वाले में ये हो गया ना, उसके बाद इस वाले में 120 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 540 से, तो कितना आ जाएगा 64800, इतना लीटर पानी केवल गया। देखो बहुत कम लीटर पानी यहाँ पर गया है, ठीक है ना, जबकि हमारे पास पानी 1,08,000 था और 200 घरों के लिए पानी था, तो और एक घर को कितना मिलना चाहिए, तो 540 लीटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन निकाल दी, ये क्वेश्चन निकाल दिया। इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है सैम्पल पेपर की, फॉर्मूले की,
आपको भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स लिखें, सब्जेक्ट लिखें, क्लास लिखें और चैनल का नाम लिख दें ASC STAR स्टार फिर TER टर स्टार्टर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।